सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं वर्तमान शिक्षक शिक्षिकाओं का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सीटेट सितंबर 2026 के लिए गारंटी से पास सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पर, चाइल्ड की ग्रोथ पर बात करेंगे। न्यूबॉर्न से इन्फेंट और इन्फेंट से टोडलर और टोडलर से प्रेस्कुलर और अर्ली स्कूल एज के बारे में बात करेंगे, किस तरह से बच्चे का विकास होता है। और इस चैप्टर से चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको कई सारे क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि क्लास को अंत तक देखें, निश्चित ही आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आज का ये बिंदु है कि विकास की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मुख्य बिंदुओं को यहाँ आपके साथ चर्चा करेंगे। विकास की बात, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि सभी बच्चों में, सभी जीवों में, या कह सकते हैं सभी जीवों में चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता है कि विकास रुक जाए। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ यदि हम देखते हैं कि विकास की यदि क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है। ये बिंदु हमें ध्यान देने योग्य है। हरलॉक के अनुसार, हरलॉक क्या कहते हैं कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समन्वित परिवर्तन है। विकास की जो प्रक्रिया है वो एक व्यवस्था के तहत होती रहती है। व्यवस्थित से आशय क्या है यहाँ पर? व्यवस्थित से आशय है यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से, और समन्वित से समन्वित का आशय है कि आपस में ये विकास जो है परस्पर रूप से संबंधित रहता है। तो विकास क्या है? विकास एक व्यवस्थित और समन्वित परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुगत प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि वंशानुगत से प्राप्त गुणों और वातावरण दोनों ही का ही परिणाम होते हैं विकास की प्रक्रिया के जो गुण हैं। अब वंशानुगत पर आप देखेंगे, जो वंशानुगत जो लक्षण होते हैं वो बच्चे को जन्मजात प्राप्त होते हैं, और जो वातावरण में बच्चा जिस वातावरण में पलता है, जिसका पालन पोषण होता है, उसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। विकास के रूप, विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। आयु वृद्धि के साथ बच्चे का विकास एक तो शरीर के हिसाब से होता है, शरीर के आकार वो भार में परिवर्तन होता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसका मान लो न्यूबॉर्न बेबी का जो वज़न है लगभग 3 kg के लगभग होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होती जाती है तो उसका जो वेट जो है उसमें वृद्धि होती जाती है। शरीर के आकार में भी वृद्धि होती जाती है। शरीर का आकार मान लो 1 फुट का है, उसके आयु के हिसाब से उसकी जो लंबाई है वो भी बढ़ती जाती है। तो आयु वृद्धि के साथ शरीर के आकार व भार में परिवर्तन होता है, ग्रोथ होती है। शरीर के सभी अंगों का विकास एक निश्चित अनुपात में नहीं होता और अनुपात में परिवर्तन होता है। तो शरीर के सभी अंगों का विकास ये नहीं है कि मान लो वो उसमें वृद्धि होती जा रही है और वो एक निश्चित अनुपात नहीं होता। अब जैसे कि हम बच्चे के बात करें, सिर होता है और पैर होते हैं, हैंड होते हैं, तो उनके जो क्रम का, जो वृद्धि का जो क्रम है वो अलग अलग होता है। प्राणी की पुरानी विशेषताओं का लोप
और नवीन विशेषताओं का उदय होता है विकास में। अब मान लो विकास की यदि हम बात करते हैं तो छोटा बच्चा होता है, उसके दूध के दांत होते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो उसके दूध के दांत गिर जाते हैं और नए दांतों का उदय होता है। तो इस तरह से जो बातें होती हैं वो नवीन विशेषताओं का वहाँ पर उदय होता है। नवीन गुणों की प्राप्ति होती है, बालकों का बोलना, दांतों का निकलना, उछल कूद आदि। ये उछल कूद ये बच्चा करता है। तो इस तरह से ये विकास के 4 रूपों का यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। विकास के सिद्धांत। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। विकास सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, जो कि निरंतर चलता रहता है। बच्चे का जो विकास है वो गर्भावस्था से लेकर, जब बच्चा गर्भ में आता है, जब से लेकर के और बच्चे की मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत विकास चलता रहता है। शरीर प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर होता है। प्राणी का जो विकास होता है निश्चित उसके नियम निर्धारित किए गए हैं, उसके आधार पर होता है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास जो होता है 2 दिशाओं में होता है, जैसे कि उन्होंने किया है मस्तकाधोमुखी विकास क्रम। ये सिर से पैर की ओर होता है। मस्तक से अधोमुखी पैरों की ओर। अब जैसे कि ये लेते हैं, एक बच्चा है और बच्चा, देखिए ये यहाँ पर बच्चे के विकास की बात करेंगे। ये सिर है और ये उसका बॉडी है और ये उसके पैर हैं और ये हैंड हैं, ये हैंड होते हैं। तो बच्चे का जो यहाँ दिया है सिद्धांत में मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, तो बच्चे का जो विकास होता है वो मस्तक से शुरुआत होती है। यहाँ से मस्तक से बच्चे के विकास की शुरुआत होती है और उसका विकास नीचे की ओर जाता है, पैरों की ओर जाता है। इस तरह से इसका जो विकास है वो पैरों की ओर जाता है। और अब ये देखिए, छोटा बच्चा जब आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब होता है, शिशु जब होता है, तो सबसे पहले वो अपने सिर पर जो नियंत्रण करना सीखता है। पहले वो अपने सिर को, जो कहते हैं छोटा बच्चा जो होता है कि वो सिर जो है सीधा करने लग गया, साधने लग गया, सिर को सीधा करता है, सिर को वो सीधा खड़ा करने लगता है। उसके बाद वो अपने हाथों पे कंट्रोल करता है और साथ ही साथ उसके वो बाद में जब वो लगभग 9 महीने का हो जाता है तो खड़ा होता है। पहले तो वो घुटनों पे चलना शुरू करेगा और उसके बाद 9 महीने के लगभग बच्चा वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि बच्चे का जो है मस्तक से और अधोमुखी विकास, सिर से पैर की ओर विकास होता है। मस्तक से उसका विकास चलता है और पैरों की ओर चलता है। इसे हम कहते हैं सिफालोकॉर्डल डेवलपमेंट। सिफालोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, मस्तकाधोमुखी विकास। और दूसरा है निकट दूर विकास क्रम। शारीरिक विकास जो है केंद्र से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से ये हैंड की तरफ चलता है और यहाँ से ये पैरों की तरफ नीचे की ओर चलता है और ये केंद्र से, शरीर के अंदर केंद्र बिंदु से, या कहें कि नेवल से, नाभि से विकास शुरू होता है और शरीर के दूर भागों की ओर जाता है। तो इसे कहते हैं निकट दूर विकास क्रम। और प्रॉक्सिमल इसे कहेंगे
प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है निकटस्थ दूर विकास क्रम। तो आगे चलते हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है और विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास की जो अवस्थाओं की जब आप बात करेंगे तो शिशु अवस्था है, उसी के आगे जो बाल्यावस्था, फिर आगे पूर्व बाल्यावस्था कहें और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इस तरह से अवस्थाओं के अनुसार विकास होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। विकास की जो अवस्थाएं हैं वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होती हैं। विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। कभी तो विकास तीव्र गति से होता है और कभी विकास की गति धीमी हो जाती है। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंध रखते हैं। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। जैसे जैसे विकास होगा बच्चे में परिपक्वता आती जाएगी, या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा शिक्षण करेगा और अनुभव प्राप्त करेगा और बच्चे में परिपक्वता आती जाएगी। तो विकास, परिपक्वता और शिक्षण जो है ये आपस में संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, परिणाम होता है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास जन्म से लेकर के, या कहें विकास बच्चे के गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। आगे चलते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम चर्चा करेंगे। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। एक तो वंशानुगत कारक, जैसा कि हम सभी देखते आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं कि वंशानुगत जो बच्चे के जो गुण होते हैं वो अपने दादा दादी के या नाना नानी के, अपने माता पिता के गुण वो जीन्स के माध्यम से बच्चा प्राप्त करता है। तो ये जो गुण होते हैं वो वंशानुगत क्रम के अनुसार काम करते हैं। उन्हीं में एक भिन्नता का नियम होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे के जो गुण हैं वो माता पिता से भिन्न होते हैं। योग्य माता पिता का बच्चा अयोग्य पैदा होता है, या कहें प्रतिभाशाली माता पिता का बच्चा कम प्रतिभाशाली होता है। तो इस तरह की स्थिति को हम यहाँ पर प्रतिगमन का नियम कह सकते हैं। प्रतिगमन का नियम, जब बच्चे के माता पिता प्रतिभाशाली हैं और बच्चा कम प्रतिभाशाली होता है तो इस नियम को हम प्रतिगमन का नियम कहेंगे। और भिन्नता के नियम के तहत आता है कि यह मान लो बच्चे के जो पिता हैं वो तंदुरुस्त हैं और बच्चा यदि कमज़ोर पैदा होता है या थका हुआ पैदा होता है तो उसके जो वंशानुक्रम के जो जीन्स हैं वो अपने माता पिता से मैच नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर ये वंश भिन्नता का नियम अप्लाई होता है। नेक्स्ट है वातावरण। बच्चा जिस वातावरण में रहता है वो वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। मान लो कि एक बच्चा मजदूर परिवार का एक बच्चा है और एक जो है शिक्षित परिवार का एक बच्चा है। एक शिक्षित परिवार में और एक होता है अशिक्षित परिवार में। अशिक्षित परिवार के बच्चे को सारी सुविधाएं मिलती हैं, समय से भोजन मिलता है, समय से कपड़े मिलते हैं और संतुलित आहार मिलता है। लेकिन यहाँ पर संतुलित आहार नहीं मिलता, असंतुलित भोजन मिलता है, कपड़े भी नहीं मिलते हैं और ऐसे बच्चे में यहाँ हीन भावना पैदा हो जाती है
और जबकि ये बच्चा पहले से ही अपने विचारों को स्पष्टवादी कहने वाला होता है। तो इस तरह के जो बच्चे में के वातावरण का जो प्रभाव है वो विकास को प्रभावित करता है। आहार है, जैसे कि आहार की बात करेंगे, जो गरीब परिवार का बच्चा है उसे संतुलित आहार नहीं मिलता है तो उससे उसके बच्चे का जो शरीर है वो कुपोषित रहता है। और जहाँ संपन्न परिवार का बच्चा जिसे संतुलित भोजन मिलता है वो पोषित रहता है। तो आहार से भी बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित होता है। रोग भी बच्चे को प्रभावित करते हैं। कई बार जैसे कि कुछ रोग तो अल्पकालिक होते हैं, लेकिन कई बार बच्चा गंभीर रोग से जब पीड़ित होता है, महीनों बिस्तर में पड़ा रहता है, तो ये उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। शारीरिक विकास तो प्रभावित होता ही है, लेकिन उसका मानसिक स्तर भी प्रभावित होता है। आगे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पैराथायराइड एक ग्रंथि है जिससे जो हार्मोन स्रावित होता है। ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं और हार्मोन हमारे शरीर में आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये जो पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो जो हार्मोन जो स्रावित करती है, उस हार्मोन से हमारी हड्डियों और दांतों का विकास होता है और हमारे मानसिक विकास होता है, मानसिक शांति मिलती है। यदि पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन यदि असंतुलित होता है तो इससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति मानसिक अशांति से पीड़ित होता है। संवेगात्मक व्यवहारों को पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्रावित जो हार्मोन होता है वो संवेगात्मक व्यवहारों को नियंत्रित करता है। आमोद प्रमोद, खुशी, आवेश में आना, गुस्सा हो जाना, ये बहुत सारे जो संवेगात्मक व्यवहार हैं ये पैराथायराइड ग्रंथि इसको नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन बालक की लंबाई, पुरुष और स्त्री के लक्षणों को विकसित करता है। पुरुष में पुरुषत्व के लक्षणों को विकसित करता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, और स्त्रियों में स्त्रीत्व के जो लक्षण हैं उन्हें विकसित करने में थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन सहयोग प्रदान करता है। बुद्धि की बात करें, बुद्धि शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। और नंबर 7 है यौन भेदों को शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ हमने ये मुख्य विकास के जो प्रभावित करने वाले मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। आगे बात करते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि रॉस ने कहा कि विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था बच्चे की 1 से 3 वर्ष तक। रॉस साहब ने विकास की 4 अवस्थाओं में शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष तक माना है। पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना है। और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना गया है। किशोर अवस्था को 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। कहीं किसी पुस्तकों में 13 से 17 या 19 वर्ष तक भी माना गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रॉस साहब के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। शैशवावस्था, समायोजन की अवस्था। शैशवावस्था यो समायोजन की अवस्था है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बाह्य वातावरण से बच्चा अपने आप को समायोजित करता है। तो इसलिए शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहा गया है। शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। अपरिपक्वता, शिशु में 1 से 3 वर्ष का जो शिशु होता है, 1 से 3 वर्ष की यहाँ पर शिशु अवस्था कही गई है। तो यहाँ पर ये जो
होता है उसमें परिपक्वता नहीं होती, अपरिपक्व होता है, और इसमें पराश्रितता होती है। ये जो शिशु है 1 से 3 वर्ष का जो शिशु है ये पराश्रित होता है, ये अपने माता पिता पर ये निर्भर होता है। पराश्रितता का इसमें गुण पाया जाता है। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है? ये तीव्र विकास की अवस्था है। पूर्व बाल्यावस्था की हम बात कर रहे हैं, तो ये कितने में बताई थी अभी? पूर्व बाल्यावस्था ये 3 से 6 वर्ष की उम्र में है। 3 से 6 वर्ष की उम्र में पूर्व बाल्यावस्था को रॉस साहब ने इसको दर्शाया हुआ है, और ये तीव्र विकास की अवस्था है। और दूसरा है स्कूल पूर्व अवस्था, 3 से 6 वर्ष, इसे स्कूल पूर्व अवस्था भी कहा गया है। लेकिन आजकल 3 वर्ष के बच्चे को आंगनवाड़ी में एडमिशन के लिए यहाँ पर सुविधा दी गई हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था, 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो होता है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। आप देखेंगे कि छोटा बच्चा जब होगा तो वो आपसे बहुत सारे सवाल करता है। ये कौआ क्यों उड़ता है, कौआ काला क्यों होता है, बंदर ऐसा क्यों होता है, इस तरह की जो उसकी जिज्ञासा पाई जाती है, आपने अक्सर ये देखा होगा। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। बच्चा खेल रहा है, मान लो बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, और यदि आप उससे ये कहेंगे कि इसे अब खेलना बंद करो, तो ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा अपनी क्रियाओं में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की अवस्था। यहाँ देखें रॉस साहब ने क्या कहा है? रॉस साहब ने कहा है यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बताया है, और कहीं किसी पुस्तक में 6 से 9 वर्ष की अवस्था को भी बताया गया है। लेकिन रॉस साहब के साथ हम चलते हैं तो उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, और 6 से 12 वर्ष में बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तो इसे आप ये कहेंगे कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो ये है, ये प्रारंभिक स्कूल की आयु है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा खूब पूरी तरह से जो खेलता कूदता है, हुड़दंग मचाता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि वो चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ होता है। तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, वो चुस्ती फुर्ती की अवस्था कहलाती है, चुस्ती फुर्ती की आयु कहलाती है। जब बच्चा खेल कूद करता है तो कई बार देखा होगा कि स्कूलों में, घरों में, और कपड़े गंदे कर लेता है, यूँ ही पानी में खेलने कूदने लगता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की इस आयु को, उत्तर बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों द्वारा, शिक्षा के मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे गंदी आयु की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा गैंग बना के रहने लगता है, अपने यार दोस्तों के साथ गैंग बना के रहने लगता है, तो इसे समूह आयु की अवस्था भी कहते हैं। सारस की अवस्था, सारस चित्त, एकाग्र चित्त की अवस्था, जैसे कि सारस जो है मछली की शिकार के लिए एकाग्र चित्त होता है, तो उस तरह से यहाँ पर उसका संज्ञा देते हुए, उसकी तुलना करते हुए इसे सारस की अवस्था भी कहा गया है। और यहाँ पर नैतिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास शुरू होने लगता है, इसे नैतिक विकास की अवस्था कहते हैं। अब चूँकि यहाँ पर जो पूर्व बाल्यावस्था में 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, या ये कहें 1 से 3 वर्ष की अवस्था में, यहाँ पर 1 से 3 वर्ष की अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता का अभाव होता है। आगे चलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। बच्चा इसमें तनाव और परेशानी महसूस करता है,
इसे तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। और ये किशोरावस्था जिसे 12 से कहीं पर 18 वर्ष माना गया है, कहीं से 19 वर्ष माना गया है, कहीं इसको 13 वर्ष भी माना गया है, 13 से 19 वर्ष माना गया है। ये संवेदनशील अवस्था है। कल्पनाशील अवस्था है। किशोरावस्था में बच्चे दिवा स्वप्न देख करके कल्पना करने लगता है, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है, और बच्चे के सामने अपने आप को, चूंकि बच्चा बड़ा हो रहा होता है, किशोर अवस्था में बच्चे के सामने आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चयन करने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। और ये इसे चुनौती की अवस्था भी कहा जाता है, चुनौतीपूर्ण अवस्था भी कहा जाता है। परिवर्तन की अवस्था, बच्चे में, बालक में या बालिका में इस अवस्था में हार्मोन परिवर्तन होता है, तो इसे बच्चा में जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो उसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। बच्चा अपने शरीर के विकास के प्रति भी संवेदनशील होता है। तो अब हम PYQs, इम्पोर्टेंट PYQs आपके साथ साझा करते हैं। सभी शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट PYQs आपके साथ साझा किए गए हैं। इससे आपका रिवीजन होगा और आप निश्चित रूप से अपने CTET सितंबर 2026 को पास करेंगे। क्वेश्चन है, अवधारणा का मुख्य रूप से हिस्सा है। अवधारणाओं की बात की गई है। ऑप्शन है A बौद्धिक विकास, B शारीरिक विकास, C सामाजिक विकास और D संवेगात्मक विकास। तो यदि संवेगात्मक विकास की बात करें तो यहाँ पर बच्चों के संवेगों की बात की जाती है। 14 संवेग जो होते हैं, 14 संवेगों के बारे में आगे के चैप्टर में हम आपको बताएंगे। सामाजिक विकास में सामाजिकरण की बात की जाती है। सामाजिक विकास में सामाजिकरण की बात की जाती है, समाज में किस तरह से रहना होता है। शारीरिक विकास में बच्चे के ग्रोथ की बात की जाती है, लेकिन अवधारणाओं का जहाँ विकास होता है वहाँ बौद्धिक विकास की बात की जाती है। तो आपका ऑप्शन A करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन A अंतः संबंध सिद्धांत, ऑप्शन B निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन C एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन D अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पर इन्होंने देखो क्वेश्चन में भी दिया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता से जुड़ा हुआ है, ये निरंतरता से जुड़ा हुआ है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, रिक्त स्थान को भरिए। विकास की दर में भिन्न होते हैं, हाँ होते हैं, विकास की दर भी भिन्न होती है व्यक्तिगत, ये कहीं तक, हाँ विकास की दर, विकास का क्रम भी अलग अलग व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, सामाजिक विकास भी भिन्न होता है, लेकिन वृद्धि और विकास का सिद्धांत, ये ज़्यादा सही रहेगा। ऑप्शन D वृद्धि और विकास का सिद्धांत, ये दोनों ही भिन्न होते हैं। ऑप्शन D, ये यहाँ पर वृद्धि और विकास का सिद्धांत, इससे लगभग वृद्धि और विकास भिन्न तो होते हैं, लेकिन विकास की दर व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल व्यक्ति शिक्षार्थी की भिन्न होती है। तो ऑप्शन A इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विकास शुरू होता है। ऑप्शन A उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन B शैशवावस्था से, ऑप्शन C प्रसव पूर्वावस्था से, ऑप्शन D पूर्व बाल्यावस्था से। तो साथियों, विकास जो अभी हमने बताया था, विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन C इसका करेक्ट रहेगा कि विकास पूर्व अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू होता है।
संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो यहाँ विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है किन निम्नलिखित सिद्धांत के साथ संबंधित है? संकल्प विकास विषयांतर से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और इसका डी जो ऑप्शन होना चाहिए जो कि PYQ में दिया है वो है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन सी है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंध नहीं हैं। ये सिद्धांत नहीं है। सभी का विकास दर समान नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ऐसा नहीं होता। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो विकास सभी के विकास की दर, देखिए विकास की दर की हम बात कर रहे थे, तो विकास की दर सभी व्यक्तिगत रूप से सभी में भिन्न होती है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी दो बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि विकास पर वंशानुक्रम का और वातावरण का, पर्यावरण का विशेष रूप से प्रभाव होता है। बच्चे अलग अलग यदि पर्यावरण में होते हैं तो निश्चित रूप से विकास की दर जो है समान नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 7, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था से। किशोरावस्था में बच्चा 12 से 18 वर्ष का होता है। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष होता है। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष होती है। तो यहाँ पर जो बच्चा अपने साथी बालकों की संगत को जो पसंद करना शुरू करता है तो ये होता है ऑप्शन बी में पूर्व किशोरावस्था से। यही इसका आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो यहाँ पर ये केवल जो है ये इसका नेगेटिव टैग वर्ड है, और केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में नहीं, बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना होता है। बच्चे का हमें शारीरिक और मानसिक सभी विकास करना होता है। कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने तो हमें बच्चों के लिए कठोर अनुशासन नहीं रखना है। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के समान रूप से व्यवहार करें। हम यहाँ विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्त का अनुकूलन करें। हमें क्या करना है? विकासात्मक कारकों का ज्ञान के अनुसार उन्हें अनुदेशन युक्त अनुकूलन देना है। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करना। भाई जैसा बच्चा, जैसी उसकी नीड है उस तरीका से हमें उस बच्चे को हमें जो सहायता देनी है, मार्गदर्शन देना है। तो विभिन्न विकास के स्तर हैं तो विभिन्न रूप से हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9, पूर्व विद्यालय में
पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बालक जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विविध व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकास निरंतरीय होता है। विकास अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, लेकिन यहाँ उसके व्यावहारिक परिवर्तन की बात की गई है। यहाँ पर उसके व्यावहारिक परिवर्तन की बात की गई है, तो वह एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विविध नहीं है, ये भी सोच रहा, यहाँ पर ये विविध हैं। विभेद ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? बच्चा भाई बहन एवं अध्यापक के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा अध्यापक के पास कहाँ जाता है? अध्यापक साथी के साथ तो रहता है, लेकिन अध्यापक के पास नहीं जाता, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन बाल्यावस्था में सही मायने में जो बच्चा होता है वो अपने भाई बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ भूमिकाओं और व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने। तो हमें बच्चों के विकास के लिए कठोर अनुशासन तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ओर बनाना ही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का प्रयोग करें। चलो ये शायद पहले क्वेश्चन आ गया है, चलो आगे देखते हैं। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। विभिन्न बच्चे विकासात्मक स्तर के बच्चे हैं तो उनके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करना है। जैसे बच्चे का स्तर, उसी स्तर से हमें बच्चे को मार्गदर्शन देना है, सहायता देनी है। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में नहीं करना है। ये पहले भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार ही अनुदेशन युक्तियों का प्रयोग करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो जाएगा। क्वेश्चन 12, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय, ये यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। अहम केंद्रित, सामाजिकृत। सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित, तो यहाँ पर ये बी आ जाएगा, क्योंकि पहले में बच्चा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित पर ध्यान देता है। बच्चा जो मध्य बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है वो स्वयं पर ध्यान देता है, इको सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। जीववादी और इसका कोई इसमें औचित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम
विकास के पीछे रहता है। नहीं भाई, पहले अधिगम होगा, पहले बच्चा सीखेगा, उसके साथ ही उसके बाद बच्चे का विकास होगा। तो अधिगम विकास के पीछे नहीं रहता, अधिगम विकास से पहले होता है। अधिगम और विकास समानार्थक पारिवारिक शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम और विकास जो है एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, क्योंकि पहले अधिगम होता है और अधिगम के बाद विकास होता है। अधिगम विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। विकास अधिगम से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक अव्यवस्थित नमूने, यहाँ रिक्त स्थान को भरना है, नमूने का अनुगमन करती है, अव्यवस्थित नहीं करती, गलत। अप्रत्याशित गलत है, एडी से चोटी गलत है। तो विकास की गति जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से नमूने का अनुगमन करती है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है। विकास एकल आयामी नहीं है, विकास तो बहुआयामी है। विकास पृथक होता है, विकास पृथक नहीं होता। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, ये बात सही है, लेकिन समाप्त होता है, ऐसा नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए सही कह रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। अरे पीछे की ओर क्यों हो जाएगा भाई? विकास जो है पीछे की ओर नहीं होगा, गलत। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में जाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन सी कहता है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ये बिल्कुल बात सही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि विकास पर जो है वातावरण का और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो जो बच्चा जिस वातावरण में और रहेगा उसी वातावरण के अनुसार बच्चे का विकास होगा। ये दो बच्चे अलग अलग वातावरण में रहते हैं, अलग अलग वंशानुक्रम से संबंधित हैं, तो उनका भिन्न गति से विकास होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं है, विकास रुकता नहीं है। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, बी गार्डन नहीं है, ये है गाल्टन, सी रॉस और डी वुडवर्थ। तो सुजन शास्त्र के पिता गाल्टन को सुजनन शास्त्र के पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर विकास दर्शाता है। अभी हमने बताया था कि जो बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का विकास बच्चे के विकास की यदि हम बात करें तो बच्चे का जो विकास होता है वो उसकी नाभि से और बाहर की ओर, केंद्र से और बाहर की ओर होता है, या ये कहें हम सिर से पैरों की ओर होता है। मस्तकाधोमुखी इसको कहते हैं सिफालोकॉडल, और ये जो केंद्र से बाहर की ओर होता है प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो यहाँ पर
ऑप्शन में दिया गया है कि विकास मध्यवाही विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। लेकिन बी भी देख लेते हैं, सोपानी विकास के सिद्धांतों को, गलत है। विकर्ण विकास के सिद्धांत, ये भी गलत है। और विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को, ये भी गलत है। तो यहाँ विकास का जो ऑप्शन का ये क्वेश्चन 20 का जो सही ऑप्शन रहेगा, ये ए ऑप्शन सही रहेगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।